उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद कोर्ट के अंदर एक छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए मुसलमान, बहस और आर्गुमेंट देखिए उसका क्या है। यह कहा गया कि ये जो आप लाउड स्पीकर पे 5 वक्त की अजान देते हैं, ये किसी इस्लामिक स्टेट में तो हो सकता है, क्योंकि इस देश में इस्लाम के अलावा और दूसरे मतों के मानने वाले लोग हैं। आप 5 वक्त उनसे बार बार जो आप अजान देते हैं, उसमें एक लाइन आती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह। आप 5 बार इस समाज को, जो आपके इस्लाम से कोई दूसरा पंथ है, आप उसे डराते हो। उसका अर्थ है कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। यह बर्दाश्त है आपको? आप 5 बार चैलेंज कर रहे हैं, डराते हैं आप कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा पूजने के लायक नहीं है। उसमें हजारों लोग हैं, उसमें नास्तिक भी हैं, लेकिन यह चल रहा है धंधा, क्योंकि राजनीति ने बढ़ावा दे दिया है। तो जज साहब ने पूछा, भाई ये लाउड स्पीकर पे आप अजान क्यों देते हैं? तो वो जोकर क्या कहता है, सर मुझे पता होता नहीं। वो जज से कह रहा है कि सर जब से इस्लाम शुरू हुआ है तब से लाउड स्पीकर पे अजान दी जा रही है। अभी 100 साल पहले लाउड स्पीकर आया है। और कमाल के जोकर हैं ये, कहते हैं कुरान पाक में लिखा हुआ है, वहां लाउड स्पीकर का जिक्र कैसे आ गया 1400 साल पहले? कहीं दूर दूर तक पता नहीं था। अब क्योंकि आपके समाज में लोगों को बहुत सारी बातें नहीं पता है, लेकिन जज साहब अड़ गए। उनका पूछा लाउड स्पीकर कब आया, तो वो उंगलियों पे गिनने लगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपकी अज्ञानता के कारण बहुत सारी मूर्खताएं इस देश में हो रही हैं और वो चल रही हैं। इसी तरीके से एक घटना और है जो आपको, आपके आत्मसम्मान को, आपके गौरव को बढ़ाएगी, क्योंकि मैं ये मानता हूं एक कुंठित, हताश, निराश, अपने इतिहास से हारा हुआ, सिर्फ ये जानता हो हम इसके गुलाम रहे, हम पुर्तगालियों के गुलाम रहे, हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, हम गुलामों के भी गुलाम रहे, ऐसी कौमें, इतनी हताशा निराशा वाली कौमें कभी दुनिया फतेह नहीं करती हैं। और यह आपको यही बताया गया, इतिहास में बताया गया, जबकि यह नहीं था आपका इतिहास। इसलिए मैं आपको उस दौर के 47 के दौर के वो गौरवपूर्ण क्षण बता रहा हूं कि आप आज भी दावे के साथ कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को बता सकते हैं हम कौन थे भाई, हम किस किस के गुलाम थे, किस किस के नहीं थे। बड़े बड़े लोग आए, लेकिन भारत पे आज तक किसी ने पूरे भारत को गुलाम नहीं बनाया। लेकिन हम कहते हैं 700 साल गुलाम थे, 700 साल गुलाम थे। बहुत सारे लोग कहते रहे कुछ भी। मुझे मालूम है कि शिवाजी ने ऐसा करके रखा था औरंगजेब को कि वो आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन इस इतिहास को इरफान हबीब कहते हैं और वो हमें पढ़ाया जा रहा है, वही अप्रूव किया जा रहा है कि शिवाजी वॉज ए माउंटेन रैट। ये इरफान हबीब पढ़ा रहा है, एमयू का जो प्रोफेसर है, और वो किताबें चल रही हैं। लेकिन हमने कहीं खड़े होकर के मजबूती से अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के उसे चैलेंज नहीं किया, लड़े नहीं, सड़क पे नहीं निकले। मान लिया कि सरकार का काम है, सरकार करेगी, हम क्यों करेंगे, वो करे। 1952 में भारत की पार्लियामेंट में एक बहस हुई और उस वक्त यह तय हो रहा था कि भारत का पक्षी क्या है, भारत का पशु क्या होगा, तिरंगा क्या होगा, यह तमाम सारी चीजें तय हो चुकी थी। लेकिन उसी पार्लियामेंट में मैंने कहा कि जैसे आज ये एकल जो अभियान है आपका, इसमें इतने सारे लोग जो महान हैं, जो इस किसी फिलॉसफी के तहत ये सब कर रहे हैं। अब कोई पूछे साहब इससे कितने बच्चे पीएचडी करके निकले, कितने आईएएस बने, पीसीएस बने। जो शिक्षा
आईएएस और पीसीएस बनाती है, जो मार्कशीट आपको बड़ी नौकरी दिलाती है, वो मार्कशीट कभी देश नहीं बचा पाती। मार्कशीट आपको बड़ी नौकरी दिला सकती है, राष्ट्र बचाने का काम किसी मार्कशीट वाले ने नहीं किया। जिंदा मिसाल है, वर्ल्ड बैंक से मार्कशीट लेके आए थे, पंजाब में पैदा हुए, आसाम से चुनाव लड़ रहे हैं। आसाम वाले ढूंढ रहे हैं कौन है ये आदमी, बड़े ज्ञानी हैं। एक आदमी ने कहा मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, उसने निपटा दिया सबको। इसलिए इस बात का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि हमारे पास मार्कशीट अच्छी नहीं है, हमारे नंबर 100 में से 100 नहीं आए। नौकरी तो दुनिया में सभी करते हैं भाई, नौकरी करने से परिवार चलता है, लेकिन जो लोग मार्कशीट पे निर्भर नहीं रहते वही राष्ट्र चला पाते हैं। 1952 में उसी पार्लियामेंट में एक चर्चा हुई कि हमारा पक्षी भी हो गया, हमारा पशु भी हो गया, तिरंगा भी हो गया, फूल भी हो गया, ये सब कुछ हो गया। कुछ लोग खड़े हुए पार्लियामेंट में, लक्ष्मी भाई, और उन्होंने कहा भारत का कैलेंडर क्या होगा। तो यकायक छोटे भाई के पजामे वालों को लगा ये कुछ गड़बड़ होने वाली है। बोले नहीं, हमारा कैलेंडर तो है। उस पे जवाब दिया गया कि भारत सदियों से सेकुलर रहा है और किसी सेकुलर राष्ट्र में किसी मजहब के रहनुमा के मरने और पैदा होने से, या नहीं बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट से कैलेंडर क्यों होगा? क्या 2000 साल पहले वो जो पैदा हुए थे सूली पर लटके हुए हैं, क्या उससे पहले कैलेंडर नहीं था? इस पे बहस हुई तो फूल वाले चचा प्रेशर में आ गए और दबाव इतना बनाया उन लोगों ने तर्कों से कि बाकायदा वो तो आनन फानन में, जैसे आजकल ये होता है कि जिस काम को ठंडे बस्ते में डालना हो उस पे कमीशन बैठा दो, वो कमीशन बैठी होता है, लेटता कभी नहीं है। उन्होंने भी तत्काल प्रभाव से यही किया, उन्होंने कहा कैलेंडर सुधार समिति बना दी। बस यही वो गलती कर गए और उसमें 7 लोगों को चुना। प्रोफेसर मेघनाथ साहा देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के कई प्रोफेसर थे, और महाराष्ट्र में एक अखबार निकलता है केसरी, उसके एडिटर को 7 लोगों की कमेटी का सदस्य बना दिया गया। पंडित जी समझ रहे थे कि लोग भूल जाएंगे, दबाव है, पार्लियामेंट में दबाव बन गया, मैंने बना दिया, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन वो तमाम सारे लोग आपके लिए बड़ा काम करके गए। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया, हमने नहीं किया। उन्होंने आनन फानन में सारी रिसर्च करने के बाद 1957 में अपनी रिपोर्ट दे दी, और रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने कहा कि भारत का कैलेंडर 7 संवत से होगा। लोगों को प्रॉब्लम हुई, लोग समझ नहीं पाए, उसको हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की, क्योंकि वो तो शुरू से चल रही है कहानी उनकी। लोगों ने तथ्यों के साथ पार्लियामेंट में जवाब दिया कि इसका हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। ये जो पूरे आपके एस्ट्रोलॉजी है जिससे दिन रात बनते हैं, ये अल्लाह मियां नहीं बनाते हैं, उस एस्ट्रोलॉजी से बनते हैं, उसके ऊपर उस पे आधारित है, इसलिए ये साइंटिफिक है। बहस हुई पूरे पार्लियामेंट के दोनों सदनों से, पूर्ण सहमति के साथ, पूर्ण बहुमत के बाद यह तय हुआ कि भारत का 1958 में जो कैलेंडर छपेगा वो 7 संवत से छपेगा।